नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन राजस्थान का एकीकरण पढ़ने जा रहे हैं और आरबीएसई राजस्थान अध्ययन की अपन कक्षा नंबर आ गए हैं 75 यानी 75वीं क्लास के अंदर आए हैं। आंकड़ा भी अच्छा है और पढ़ भी एकीकरण रहे हैं तो बढ़िया ही है। अब देखो आज की ये जो क्लास सुनना ध्यान से, जो आप 18 अगस्त को देख रहे हो और 8 बजे शुरू हुई है, यानी कि 8 बजे से 12 बजे तक का आप लोगों के पास में समय है कि अपनी जो आरबीएसई वाली पुस्तक पे आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज दी है, ठीक है, वो जो टेस्ट सीरीज दी है वो सिर्फ और सिर्फ सेवा के उद्देश्य से 51 रुपए के अंदर दी है। यानी अपनी आरबीसी राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है ना, वो पूरी की पूरी उसके अंदर कवर हो रही है। उसका एक भी सवाल पीछे नहीं छूट रहा है, उसकी एक भी व्याख्या पीछे नहीं छूट रही है। यानी कि मात्र 51 रुपए के अंदर आप उस पुस्तक का पूरा ही अभ्यास कर सकते हैं। अब सुनो, ये 12 बजे तक तो ये ऑफर है ही, तो जो 18 अगस्त के अंदर देख रहा है क्लास उसके लिए ये सूचना है, जो 18 अगस्त के बाद क्लास देखेगा उसके लिए ये सूचना है कि उसके बाद में भी इसकी प्राइस कोई अपन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं और अपन ऐसा करते भी नहीं है। उसके बाद में 65 रुपए होगी, ठीक है। अब मान लीजिए इसके अंदर प्लस क्या जुड़ जाता है, इसमें जुड़ जाता है जीएसटी, तब आपको फाइनल प्राइस ये जो है लगभग 76 रुपए के समथिंग पड़ेगी। अभी ये जो पड़ रही है वो आप लोगों को 60 रुपए और 18 पैसे के अंदर पड़ रही है, जो जीएसटी जुड़ के। अब जीएसटी कोई हमारे लिए नहीं है, आप जीएसटी हमें देते हैं और हमें सरकार में जमा कराना पड़ता है, ये क्लियर बात है। अब कईयों को लगता है सर जीएसटी माफ कर दिया, नहीं, अपने जो ये प्लेटफॉर्म जितने भी आते हैं ये ई कॉमर्स कंपनी के अंतर्गत आते हैं और ई कॉमर्स के अंदर जीएसटी पे करना पड़ता है बाकायदा, पूरे मंथली जो है ठोक बजा के जीएसटी वाले पैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये बात है, यानी कि हमें जो मिल रहा है वो यही है और इसके अंदर हम साल भर मेंटेनेंस भी इसका करेंगे, साथ ही साथ जो आप लोगों को पूरी प्रैक्टिस आप जो करते हो पूरा सर्वर का चार्ज वगैरह वो भी वहन किया जाएगा। अब आप देख लो, एक टेस्ट का 1 रुपया भी नहीं लिया है, यानी कि पूरी तरीके से सेवा के उद्देश्य से दिया है। तो बाद में भी कोई चार्ज ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर देख लो इतना फर्क पड़ेगा, 16 रुपए का फर्क पड़ रहा है, ठीक है। एक एक रुपये रो हिसाब बता दियो तान यूं ज्यादा क्लियर नहीं हो सके तो कोशिश करियो कि ले लो आज की तारीख में, तो 15-16 रुपया बच जाए। बाकी एंड टाइम माते सर्वर माते पड़े लोड, तो हो सके कि नहीं भी ले पाओ तो कोई बात को नहीं, अगली दिन ले ली जो थे तो आ पड़ जाए, कोई ज्यादा कहीं नहीं है, 15-16 रुपया ज्यादा है। लेकिन अभ्यास जरूर कर लेना, वंचित मत रहना, मैं ये कहूंगा। इस लेवल पे आके कोई आप लोगों के लिए प्रयास करने वाला नहीं है, इसलिए वंचित मत रह जाना। डिटेल वीडियो इसका बना के 15 अगस्त को आपको बताया है, अधिक जानकारी वहां से प्राप्त कर लेना। अब अपन आते हैं कि अपन पढ़ क्या रहे थे, राजस्थान का एकीकरण। तो देखो टावरों, राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है तो कुछ बेसिक चीजें पहले अपन को जाननी पड़ेगी, उसके बाद में मैं आऊंगा नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, जो अपने को आरबीएसई राजस्थान अध्ययन के 9th वाली किताब के अंदर से पढ़ना है, ठीक है। एकीकरण और भी दूसरी किताब के अंदर 8 में है शायद, ठीक है, तो उसके अंदर भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है कुछ बेसिक चीजें आपको जान लेनी है। अब देखो एकीकरण के समय जो है भारत के अंदर यदि देखोगे तो भारत के समय, भारत के अंदर जो है उस समय 565 रियासतें थी। कितनी थी? 565 रियासतें थी। अब ये जो रियासतें थी इनको एक करने का जिम्मा किसे दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया है। अब वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने वही भूमिका निभाई जो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने निभाई थी, ठीक है। तो इन्हें कहा जाता है लौह पुरुष। अब इन्होंने जो है इस पूरे जो है रियासतों को एक करने के लिए, जिसमें से 562 तो एक हो गई थी और 3 को अलग तरीके से एक किया था, तो जहां से जनमत संग्रह है, पुलिस कार्रवाई हो गई, वो सब हैदराबाद, जूनागढ़ वगैरह हो। तो अभी मैं वहां उस डिटेल पे नहीं जा रहा हूं, इंडिया लेवल पे, अपन राजस्थान लेवल पे ही रहते हैं। तो ये जो है इनके लिए इन्होंने क्या किया, एक रियासती विभाग का गठन किया। किसका विभाग का गठन किया? रियासती विभाग। अब देखो, समझदारों को एक करना सबसे, समझदारों को समझाना और समझदारों को एक करना सबसे कठिन कार्य है। राजा सारे के सारे सूरमा सब सोचे कि हमारी भैया जागीर है, हम जो चाहेंगे वैसे ही चीज होगा, लेकिन यहाँ पे कठिनाई जो है बहुत ज्यादा थी। तो देखो, एक तो जिम्मा आया सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास और एक गया वीपी मेनन साहब के पास। ये ध्यान रखें कि ये रियासती विभाग जो है इसका गठन कब किया ये पूछते हैं, तो ये 5 जुलाई 1947 को किया है। कब किया है? 5 जुलाई 1947। जिसके अध्यक्ष ये सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? ये तो थे अध्यक्ष बनाए गए, इनको तो बनाया अध्यक्ष। और इसके सचिव के रूप में ध्यान रखना, इसके सचिव जो बनाए गए वो वीपी मेनन को बनाया। किसको बनाया? वीपी मेनन,
ठीक है, इनको बनाया और भाई साहब दोनों ही अव्वल दर्जे के जादूगर थे। ठीक है, जादू करके सबको एक कर दिया। अब वीपी मेनन साहब की ये खासियत और थी कि लॉर्ड माउंटबेटन जो था ना, लॉर्ड माउंटबेटन के ये सलाहकार भी रह चुके थे, यह ध्यान रखना। वीपी मेनन लॉर्ड माउंटबेटन के सलाहकार भी रह चुके थे। अब देखो वह क्या टाबरो, देखो ये लिखने करने में क्या है, समय बहुत जाता, आता मजा है, मेरे को भी पढ़ाने में मजा आता है इस तरीके से, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, लेकिन टाइम बहुत जाता है। इसलिए मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, कि मैं समय पहले ही लगा देता हूं पूरा का पूरा स्लाइड्स बनाने में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, समय बचता है, समय आपका बचेगा तो आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब कई जो है, जो गौरव सिंह घाणेराव को जान ही नहीं पाए, वो विजिटर्स के तौर पे आते हैं और कहते हैं ये तो स्लाइड से पढ़ाते हैं। अरे स्लाइड्स बनाने में 6-6 घंटा मेहनत लगे, इतना तो मतलब ये याद करने में नहीं लगता। मान लो मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मैं 2 घंटे अगर बैठ जाऊं तल्लीनता से, तो याद करके पूरा पूरा लिख के पढ़ा सकता हूं। लेकिन मुझे देखना है विद्यार्थियों का हित किस में है। अब मैं बढ़िया बढ़िया इम क्या है, मैं थान पूरा जो है एकीकरण यूं लिखकर पढ़ा दूं, के भी टॉपिक पढ़ा सकूं। ठीक है, यदि साइंस का भी मैं पढ़ लूं तो आप लोगों को पढ़ा सकता हूं, लेकिन घनी बढ़ाई तो करने में मतलब नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं ना। मैं विद्यार्थियों को समझता हूं, विद्यार्थी मुझे समझते हैं, इसके अलावा मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। कि मैं विद्यार्थियों के लिए क्या कर रहा हूं वो विद्यार्थी जानते हैं। ठीक है, तो हमारी भैया आपस की बॉन्डिंग है, बीच में अब कईयों को जो है हजम नहीं होता, तो फिर बैठे बैठे से की भी बात कर सके। ठीक है, आप लोगों को बातों में नहीं आना, कोई बात करे तो वहां पे जो है आप लोगों को मोर्चा खोल देना है, क्योंकि आपको पता है जीजीडी की फौज करेगी पहुंच। ठीक है, और ये देखिए अब सचिव जो है ये वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के हिस्से में आ गया ये। अब देखो राजस्थान की स्थिति क्या थी, अब मैं बताता हूं राजस्थान की क्या स्थिति थी। जैसे इंडिया में 565 रियासतें थी, तो राजस्थान के अंदर उस समय क्या था, राजस्थान में रियासतें कितनी थी, राजस्थान के अंदर रियासतें थी 19। ठीक है, और ठिकाने, रियासतें तो थी आप लोगों के, अच्छा लिखना पड़ी पूरे मिट गए, रियासतें 19, ठिकाने थे 3, और केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हो आप, कमिश्नरी चीफ बोलते हैं जिसको, वो था 1। ठीक है, अब ये रियासतें अभी जैसे जैसे एकीकरण के अंदर मिलाते हैं तो वैसे अपन पढ़ते रहेंगे। ठिकाने के अंदर यदि आप लोगों को याद नहीं रहे तो एक छोटा सा फॉर्मूला है कि ठिकाने याद रखना है तो नकुल याद रखना। क्या याद रखोगे, नकुल, एक छोटी सी ट्रिक है। न से निमराना, कु से कुशलगढ़ और ल से लावा। ठीक है, लावा सबसे छोटा था, जैसा इसका नाम छोटा है वैसे ये छोटा ही था। ठीक है, और ये जो है ये अजमेर मेरवाड़ा, ये क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा, इसको क्या कहते हैं, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था। ठीक है, अब यदि अपन छोटी बड़ी रियासतों की बात कर लें, तो सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी मारवाड़, क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर। सबसे पुरानी रियासत जो थी वो थी मेवाड़। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बोल के बता रहा हूं, आप लोग चाहो तो पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पुरानी मेवाड़, सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी थी, वो थी आपके बड़ी के अंदर मारवाड़ यानी जोधपुर। ठीक है, सबसे नवीनतम पूछे तो झालावाड़ थी, 1838 के अंदर जो है अंग्रेजों द्वारा ही उसका गठन किया गया था। ठीक है, और सबसे छोटी पूछ ले तो शाहपुरा, सबसे छोटी पूछ ले तो शाहपुरा थी। तो ये तो मतलब ऊपर ऊपर की बातें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। अब इसके अलावा क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा बेटा जी जो ध्यान रखनी चीजें हैं वो मैं बता देता हूं आप लोगों को, कि राजस्थान का एकीकरण जो है, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ है। ठीक है, 7 चरणों में पूरा हुआ। ठीक है, और 8 वर्ष 7 माह और 7 दूनी 14, 14 दिन का समय लगा है पूरा होने में। ठीक है, ये लगा है भाई, 7 चरणों के अंदर पूरा हुआ है, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, ये समय लगा है एकीकरण को पूरा होने के अंदर। तो ये मतलब आप लोगों को मैंने क्या है बेसिक जानकारी दी है। अब मैं आप लोगों को 7 चरण पहले ही याद करवा देता हूं, फिर अपन चलेंगे स्लाइड्स नोट्स मेकिंग पैटर्न की तरफ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार ले लो।
ठीक है, चलिए अब देखो टालो, अब 7 चरण जो आपको याद करने हैं उसकी बढ़िया सी एक ट्रिक है। ठीक है, यहां पे पहले लिख लेते हैं अपन। पूरा एकीकरण ट्रिक से याद हो जाएगा और हमेशा करवाया है मैंने, और बच्चों के बहुत लाभ हुआ है। जब जब परीक्षाएं देते हैं तो उनको जो है इससे संबंधित प्रश्न गलत होते ही नहीं है। ठीक है, चलो टाबरो, अब देखो इनके याद रखना है थाने। पेन चेंज करनी है सब पहला तो, मतलब पेन चेंज मने करनी है, और थाने तो जो मैं ट्रिक बताऊं वो याद रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर याद रखना है, सबसे पहले डेट याद करो कि 18, 25 और फिर वापस 18, 18, 25, 18, 30 का आधा कितना होता है? 15, 26 और 1। ये याद रखनी है, ये याद रह जाएगी ना, 18, 25, 18, 30 का आधा 15, 26, 1। ठीक है, ये याद रखनी है। ये तो हो गई भैया डेट, हो गई ये तो आपके, ये तो हो गई डेट। ले भाई, इन बहुत ही व्यवस्थित करना था कि चीज एकदम ही जो है नहीं, इसको जो कर देते हैं व्यवस्थित। ये हो गई। अब इसमें क्या याद रखना है? इसके अंदर याद रखो इसका महीना याद करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो ध्यान रखना, मामा अम्मी जान और मामा अमामी जान कर देना। ठीक है, अम्मी जान पढ़ना लेकिन अमामी लिखना, अमामी जान। ठीक है, तो इससे क्या होगा, याद रहेगा। मामा अम्मी जान है, ये यहां से आधा ये मात्रा हटा देंगे और इसको जोड़ देंगे, मामा अम्मी जान, ऐसे याद रह जाएगा। लेकिन करना क्या, मामा अमामी जान पढ़ना है इसको। ठीक है, और क्या करोगे, सन लिखना है, तो सन के अंदर 3 बार तो लिखो 48, 48, 48, 48, 2 बार 49, 49, 1 बार 50 और 1 बार 56 इंच का सीना। ठीक है, लास्ट में जो है 1 हो गए तो क्या 56 इंच का सीना 1 हो गया। किसी भी तरीके की मैं पार्टी का समर्थक नहीं हूं, बता दूं, मैं तो भैया सिर्फ शिक्षक हूं, और वो ये आपको याद करवाने के लिए डायलॉग बोला है। ठीक है, सभी पार्टी अपने अपने काम अपने स्तर पे जैसे चाहे वैसे करें, अपन किसी के समर्थक नहीं है। ठीक है, यूं समझ लो कि नोटा वाला बटन वाला आपा तो। ठीक है, चलो, तो ये याद रह जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, अब इसकी एक एक जो है अपने यहां से ये उठाते हैं। देखो यहां से उठाओ आप, सबसे पहले ये 18 उठाओ, तो क्या आ जाएगा 18 मार्च। ठीक है, अब ये क्या है 1948, 1948 ये हो गया आप लोगों के पहला चरण। अब दूसरा उठाओ 25, और मां से क्या आ जाएगा, मार्च, मां से आ गया मार्च, और 1948 ही है, 1948 दो चरण हो गए। तीसरा उठाइए, तीसरा क्या है 18, और ऊपर क्या है यानी कि अप्रैल, यानी कि अप्रैल, और ये यहां से आ जाएगा आपको वापस जो है 1948। फिर उठाओ ये 30, ये उठा लिया 30। अब क्या आ रहा है मार्च, तो 30 मार्च, और क्या आ रहा है सन, कौन सा आ रहा है 1949 आ रहा है। ले भाई 4 चरण हो गए याद। फिर उठाओ ये 15, तो 15 ऊपर क्या आ रहा है मी यानी कि मई, मी यानी मई, और यहां पे आ गया ये 1949। ठीक है, और ये उठाओ अब 26, और 26 से क्या है जा यानी कि जनवरी, जनवरी जान यानी कि जनवरी, और यहां से आ गया ये 1950। ठीक है, अब आया 7वां चरण, तो यहां से ये आ गया एक न से नवंबर, न से नवंबर, और 1956, और हो गया एकीकरण पूरा, और हो गया एकीकरण पूरा। तो भैया ये है जीजीडी की ट्रिक। ये क्या है, जीजीडी की ट्रिक है, था ना, कहो ना जीजीडी की फौज करेगी मौज। ठीक है, हाँ लेकिन पढ़ना पड़ेगा रोज। ले स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो, ओ सबू बेस्ट तरीको है रे याद करने को, सबू बेस्ट तरीको है याद करने रो। ले भाई करो, देखे याद गड़ोतर कर लू जिते। हो गया, चलो अभी और आपको बताते हैं कुछ जानकारी। देखो अब आप लोगों को क्या पूछते हैं, एकीकरण के सातों चरण की राजधानी क्या पूछते हैं, सातों चरणों की राजधानी पूछते हैं। तो इसकी भी भैया ट्रिक है एक, इसकी भी एक ट्रिक है। क्या है, बिल्कुल सरल, अलका, उदय की 4 बार जय।
देखो एक बार याद करना पड़ेगा आपको, और एक बार याद कर लिया फिर तो आपके भैया मौज ही मौज है, फिर आप लोगों के मौज ही मौज है, फिर आपके कोई समस्या नहीं होगी। और क्रम से याद रखो बस, अलका उदय की 4 बार जय। अब अलका उदय की 4 बार जय से क्या मतलब है? सबसे पहले राजधानी देखो किसको बनाया है, अलवर को बनाया है। फिर यहां से क यानी कि कोटा को बनाया है। फिर तीसरे चरण के जो है उदयपुर को बनाया है। किसको बनाया? उदयपुर को। अब बची जो 4, तो 4 बार क्या है? जयपुर है। क्या है? जयपुर। यानी बचे हुए चरण में ये क्या है? यानी कि 4 बार लिखा है ना, तो 4 बार जयपुर को बनाया है। 4 बार जयपुर को बनाया है। ले स्क्रीनशॉट, अलका उदय की 4 बार जय याद होगा। अब मैं थान याद कराऊं राज प्रमुख, पहला स्क्रीनशॉट ले लियो गेंगो। चलिए अब याद करवाते हैं आप लोगों को, राज प्रमुख याद करवाते हैं। ठीक है, रह गया। अब क्या याद करते हैं? राज प्रमुख। सारी चीजें डिटेल अभी अपन पढ़ेंगे, पहले थोड़ी सी जो है चीजें याद कर लेते हैं कि ये चीजें आप लोगों को डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे राज प्रमुख के अंदर क्या याद रखो? उदय भी भोपा। उदय भी भोपा। मान 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 के भाई मानने के लिए, उदय को मनाने के लिए भोपा के पास में गए, वहां पे जाके कह रहे हैं मान 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 मान। तो मान मान जो है वो भी 4 बार है। ठीक है, ये भी क्या है? मान। वो भी कितने? 4 बार मानना है भैया। ठीक है, 4 बार मानना है, तो ये भी 4 बार है। अब देखो यहाँ पे, अब क्या है? यहाँ पे है ये सबसे पहले चरण में कौन बने? उदय भान सिंह। कौन बने? उदय भान सिंह धौलपुर। कौन? उदय भान सिंह धौलपुर के। अब कल जो अपन ने क्लास पढ़ी उसके अंदर अपन ने ऑलरेडी पढ़ाया कि देखो वहां पे जो है खरे पे, वहां पे खरे के ऊपर जो जांच चल रही थी, अलवर के शासक का इन्वॉल्वमेंट गांधी जी की हत्या के अंदर माना जा रहा था, इसलिए अलवर के शासक को नहीं बनाया, राजधानी तो अलवर ही थी, लेकिन यहाँ पे उदयभान सिंह को बनाया। फिर दूसरे चरण के अंदर भीम सिंह कोटा। दूसरे चरण में भीम सिंह कोटा को बनाया है। ठीक है, तीसरे चरण में भोपाल सिंह। तीसरे चरण में भोपाल लिख दो या भोपाल लिख देना, एक ही बात है। राणा भोपाल सिंह उदयपुर, यानी कि ये कहाँ के हैं? मेवाड़ के। ठीक है, उदयपुर। और फिर जो है मान सिंह जयपुर, 4 बार। मान सिंह जयपुर के मान सिंह, जयपुर के मान सिंह, और ये भी 4 बार है। ठीक है, याद हो गया ना? राज प्रमुख याद होगा। ले स्क्रीनशॉट, राज प्रमुख हो गए आप लोगों के। उदयभान सिंह धौलपुर, भीम सिंह कोटा, भोपाल सिंह उदयपुर यानी मेवाड़, और मान सिंह जयपुर। अब आप लोगों को पूछते हैं उद्घाटन करता, कि हर चरण के अंदर समारोह हुआ, और समारोह में उद्घाटन किस किसने किया? समारोह के अंदर उद्घाटन किस किसने किया? तो ले हो गई उद्घाटन करता। अब इसके भी एक ट्रिक, वो क्या है? जीजी का नेहरू सरदार। जीजी का नेहरू सरदार। न सिर्फ मुझे बल्कि राजस्थान के लाखों बच्चों को ये ट्रिक मुख जबानी याद है, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा दिया इसे, कई बार पढ़ाया है। अपनी जितनी वन लाइनर पुस्तक जितनी बार आई है उन सभी के अंदर ये मैटर दे रखा, तो ये सभी को याद है। अब क्या है? पहले 4 चरण है, उन्हीं के उद्घाटन करता याद रखने आपको, बाकी जो है एक बार जैसे चौथे चरण का हो गया तो फिर वही चला है। ठीक है, तो 4 के याद रखने, जिसमें 2 बार तो जीजी है, यानी जीजी यानी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल, एनवी गॉडगिल बोलते हैं जिनको। ठीक है, पूरा भी लिखना चाहो तो लिख लेना। तो 2 बार तो गॉडगिल ही है, नरहरि विष्णु गॉडगिल। ठीक है, ये तो गॉडगिल गॉडगिल, और यहां से नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और यहां से सरदार, यानी सरदार कौन है भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार कौन है? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ये देखो बारदोली का एक आंदोलन था, वहां पे जो है कुशल नेतृत्व करने के लिए बारदोली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अभी हाल ही में मैं जब महाराष्ट्र गया था तो बारदोली वाला रास्ता आया था बीच में, कि यहाँ से बारदोली जाता है रास्ता। तो देखो ये जो है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उद्घाटन करता हो गए आप लोगों को याद। अब आप लोगों के एक चीज रही है और इसमें महत्वपूर्ण, वो है आपके इसके अंदर प्रधानमंत्री। प्रत्येक चरण के अंदर प्रधानमंत्री ध्यान रखना है। ठीक है, प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री तो उस समय हुए नहीं, प्रधानमंत्री। अब देखो जो प्रधानमंत्री है वो उस समय का आप मुख्यमंत्री मान सकते हो, जो राज प्रमुख है वो उस समय का राज्यपाल आप मान सकते हो, इनका मतलब ओहदा वही था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या याद रखना है आपको? शोभा गोकू माणी।
शोभा गोकू माणी और हीरा 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 हीरा, यानी कि हीरा भी 4 बार, लास्ट में जो है वो 4 बार है, बस खेल खत्म। ठीक है, शोभा गोकू माणी हीरा 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 हीरा। ठीक है, अब यहां से क्या है, यहां से देखो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है शोभा राम कुमावत। क्या ध्यान रखना है, शोभा राम कुमावत, ये पहले चरण के अंदर। फिर यहाँ पे गोकुल भाई भट्ट मत कर देना, बस गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट नहीं करना है। फिर यहां से आप लोगों को ध्यान रखना तीसरे चरण के अंदर माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा याद रखना है। और चौथे चरण के अंदर बन जाते हैं फिर हीरा लाल शास्त्री, जो आपके अंतिम चरण तक रहते हैं, हीरा लाल शास्त्री। ठीक है, अब ये हो गए भैया याद। अब ये क्या है, हीरा लाल शास्त्री को क्या ध्यान रखना है, आपको 4 बार ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए हीरा 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 किया। तो ये हो गया भैया आप लोगों के तगड़ा वाला एकीकरण याद। ठीक है, एकीकरण का जो है जितने फैक्ट आप लोगों को जितने याद करने थे, जो जिन चीजों में कंफ्यूजन होता है, जो चीजें भूलते हैं, बार बार मिक्स होती है, वो चीजें हो गई भैया पूरी तरीके से याद। और अब चलते हैं अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, एक्चुअल आरबीएसई पे अब चलेंगे अपन। ये उससे पहले बेस था पूरा का पूरा, जो 20-21 मिनट मैंने भागवत पढ़ी है ये यहाँ पे, ये पूरा इसका बेस था। अब चलते हैं अपन व्यवस्थित तरीके से मत्स्य संघ वगैरह का निर्माण करते हैं। लो स्क्रीनशॉट। तो याद होगी ना टाबरो ये चीजा, इनके समस्या तो नहीं है। ठीक है, ये देखो यहां से शुरू किया है, फिर आपको 51 रुपए वाली टेस्ट सीरीज के बारे में बताया है, फिर उसके बाद में ये देखो एकीकरण का पूरा बेसिक। ठीक है, सातों चरण और प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना, 7 फेरों के 7 वचन, एकीकरण के 7 चरण, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना, ये सारे के सारे याद रखने पड़ेंगे। अब आओ भैया, अब चलते हैं अपन अपने एकीकरण वाले स्लाइड। अब देखो यहाँ पे ये बता दिया मैंने आपको, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित यानी केंद्र द्वारा सीधा ही चलाया जाता है। अब देखो स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति 1946 के अंदर, 1946 ईस्वी में जब भारत की स्वतंत्रता निश्चित दिखाई देने लगी, तो इसका गहरा असर राजस्थान की रियासतों पे भी पड़ा। और इससे क्या हुआ, उस समय राजस्थान निम्नलिखित इकाइयों में बटा हुआ था, जो आप लोगों को ये बता दी। ठीक है, तो यहाँ पे भी असर जो है देखने को मिल गया था। तो एकीकरण की जो है भूमिका यहाँ पे बढ़ने लग गई थी। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। देखो आगे चलते हैं। हम देखो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के प्रयास और राजस्थान यूनियन की योजना बनाई है, मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान यूनियन की योजना बनाई जाती है। देखो आयोजन स्थल, इसमें प्रथम सम्मेलन होता है इसका 25-26 जून 1946 को, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। ठीक है, राजस्थान यूनियन की योजना बनाते हैं, भूपाल सिंह जी का प्रयास रहता है, और 25-26 जून 1946 को कहां पे, अब भूपाल सिंह जी बना रहे हैं तो यानी खुद के यहां बुलाते हैं, उदयपुर बुला दिया। उद्देश्य क्या है, राजस्थान यूनियन का निर्माण करना। उद्देश्य क्या है, राजस्थान यूनियन का निर्माण करना। यूनियन यानी कि एक संघ का निर्माण करना है। ठीक है, राजस्थान एक संघ का निर्माण करना है। और भागीदारी, इस सम्मेलन में राजस्थान, गुजरात और मालवा के 22 राजा महाराजा उपस्थित हैं। गुजरात और मालवा के भी उपस्थित है, मालवा यानी एमपी, गुजरात तो है। ठीक है, इनके भी राजा उपस्थित है, और ये आपस में सलाह मशविरा करते हैं कि भाई हम जो है सारे जो है मिलकर एक ही संघ बना देते हैं, हमारा एक देश हो जाएगा सारे सारे। लेकिन सारा मोटा मोटा सब अपने आप को तोप समझते, सब अपने आप को सूरमा समझते, तो एक वहां की कट सबू बड़ी समस्या तो आई है ना, समझदारों ने समझाओ, सबू बड़ी समस्या है। तो देखो महाराणा भूपाल सिंह ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। राजाओं ने इस योजना पर विचार करने का वादा किया कि हाँ राजा जी, यहाँ पे अब जो है टेबल पे योजना आ गई है तो विचार किया जाएगा। जब राजा जी ने कहा है तो विचार तो करना पड़ी। और क्योंकि मेवाड़ जो है ना सबसे पुरानी रियासत है, तो इनकी सुनी जरूर जाती थी। अच्छा, कोई छोटो मोटो राजा अगर बुलाता तो सुनता भी गुनी, जाता भी गुनी, लेकिन मेवाड़ इतनी पुरानी रियासत थी, और मेवाड़ रो मतलब वर्चस्व ही तो कि मतलब बुला दियो तो जानो ही है, और सुननो तो है ही है, एक बार वो ही हुआ। अब आगे देखिए क्या होता है, संवैधानिक सलाहकार की नियुक्ति की जाती है। महाराणा ने अपनी योजना को लागू करने के लिए सुप्रसिद्ध संविधान वेत्ता के मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना क्या भाई, अपन को कोई जैसे कि कोई काम कर रहे हैं, अब अपने को जो पता नहीं है, तो वहां जो पता जिसको होगा उसको बुलाएंगे और उसको कहेंगे कि भैया आप रूपरेखा बनाओ। तो के एम मुंशी को, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, इनको बुलाया गया और इनको जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया। चित्र देखता रहो, चित्र ऊंची रिश्ताई मेमोरी में चीजा सेट जी। ठीक है,
अब दूसरा सम्मेलन होता है, एक तो हो गया आपके जून 1946 में, दूसरा होता है 23 मई 1947, यानी कि तकरीबन एक साल बाद, तकरीबन एक साल बाद होता है। आयोजन स्थल मुंशी जी की सलाह पर पुणे उदयपुर में सम्मेलन बुलाया गया। अब मुंशी जी ने पूरी रूपरेखा बना दी। अब मुंशी जी के राजा जी एक बार पाछा बुलाओ, सारा का सारा राजा ने अब डिस्कस करा पाछो पाछो, ठीक है। तो महाराणा की इसके अंदर चेतावनी होती है। महाराणा राजाओं को चेतावनी दी कि हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतें जो प्रांतों के समकक्ष नहीं है निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। राजा जी क्या कह रहे हैं कि भैया हम तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं लेकिन आप लोगों का कुछ बचेगा नहीं। राजाओं ने बुलान के गए, आप लोगों का कुछ भी बचेगा नहीं। मैं तो स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता हूं, काबिलियत मतलब जो नियम तय किए गए उसके अंतर्गत अपन तो बैठ रहे हैं, लेकिन अपन जो है मिलके एक यूनियन बना लेते हैं, नहीं तो आप लोगों का कुछ नहीं बचेगा। परिणाम क्या हुआ? मुंशी जी के जोरदार समर्थन के बावजूद इस सम्मेलन का अंतिम रूप से कोई लाभकारी परिणाम सामने नहीं आया। अब इनको लगा कि यार अपना अस्तित्व वैसे ही नहीं रह रहा है तो यहाँ पे तो अपने को राणा जी के अंडर आना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोई जो है निष्कर्ष निकलता नहीं है। लेकिन प्रयास दोनों आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखो जयपुर के महाराजा मानसिंह और दीवान के प्रयास देखिए। ऐसी संघ की जो इन्होंने भी योजना बनाई, सम्मेलन का आयोजन करवाते हैं। जयपुर के महाराजा मानसिंह की स्वीकृति से वहां के दीवान सर वीटी कृष्णमाचारी, कौन महाराज तो स्वीकृति देते हैं और सम्मेलन कौन बुलाते हैं? वीटी कृष्णमाचारी ने प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया और प्रस्ताव क्या रखते हैं कि प्रदेश की रियासतों का एक ऐसा संघ बनाया जाए जिसमें हाईकोर्ट, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विषय संघ को सौंप दिए जाए और शेष विषय इकाइयों के पास रहे, यानी कि रियासतों के पास रहे। यानी कि मुख्य जैसे विषय हैं जैसे कि न्याय हो गया, हाईकोर्ट यानी न्याय हो गया, न्याय, शिक्षा और पुलिस, ये तो रहेंगे संघ के पास जो यूनियन बनेगा। बाकी जितने भी विषय हैं वो सारे रियासतों को सौंप दिए जाएंगे कि आप अपने हिसाब से चलाओ। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार न हो तो जो रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रखने की क्षमता नहीं रखती वे पड़ोस की बड़ी रियासतों में मिल जाए। कि ये यदि आपको मान्य नहीं है कि ये रहेगा हाईकोर्ट, उच्च शिक्षा और पुलिस, ये तो रहेंगे संघ के पास, और यदि स्वीकार नहीं करते हो तो पास में पड़ोस में कोई बड़ी रियासत मिल रही है उसमें जाके मिल जाओ। परिणाम क्या निकलता है? यह सम्मेलन भी बिना किसी निर्णय के ही समाप्त हो गया। क्यों ये ऐसा हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि सभी समझदार तो थे ही थे, लेकिन समझदार कहने मतलब कि सभी अपना जो स्वतंत्र वर्चस्व रखना चाहते थे कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। वही चीज है, सभी राजा भले छोटा हो चाहे बड़ा हो, राजा तो राजा है, तो किसी को किसी के अंडर नहीं रहना था। सभी चाहते थे कि हम तो स्वतंत्र रहे या हमारी शर्तों पे रहे, तो ये नहीं बैठ रहा था, तालमेल किसी का नहीं बैठ रहा था, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अच्छा देखो, मत्स्य संघ का निर्माण होता है। सबसे पहला चरण, एकीकरण का पहला चरण जो है वो मत्स्य संघ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सबसे पहले मत्स्य संघ का निर्माण होता है और इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। सबसे पहले देखिए, देश का विभाजन और सांप्रदायिक दंगे उस समय भड़क चुके थे, ठीक है। अरे महात्मा गांधी खुद जो है सांप्रदायिक दंगे को शांत करने में थे। जिस समय अपना देश आजाद हुआ तो नोआखली वहां पे जो है सांप्रदायिक दंगों को समाप्त करने के अंदर वहां पे गए हुए थे महात्मा गांधी। देखिए, देश के विभाजन के समय भारतीय उपमहाद्वीप में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे और इन दंगों की आग से अलवर और भरतपुर रियासतें भी नहीं बच सकी। कारण क्या था कि हिंदू मुस्लिम वाले दंगे हो गए थे, पाकिस्तान अलग हो गया और विभाजन की वो घड़ी थी, तो अल्टीमेटम डायरेक्ट था कि भाई जो है सीधे की सीधे पाकिस्तान पहुंच गए मुसलमान, वो वहां, और वहां जो हिंदू रहते थे वो यहाँ आ गए, वो यहाँ। अब ऐसा नहीं है कि पीछे यहाँ पे इंडिया में कोई मुसलमान बचे ही नहीं थे, जितने पाकिस्तान गए उससे ज्यादा यहाँ पे थे, और वहां पे भी हिंदू थे। लेकिन उस समय जो है मारकाट खूब हुई, यहाँ से ट्रेनें पूरी लाशों से भरी हुई जा रही थी, वहां से ट्रेनें पूरी लाशों से भरी हुई आ रही थी, और विभाजन की जो दुखांतिका है वो आप और हमने नहीं देखी ना, तो यानी कि ये तो ठीक है, बाकी उस समय जिन्होंने देखी है वो इसको भुला नहीं सकते, इतनी जबरदस्त थी, ठीक है। तो ये उस समय सांप्रदायिक दंगे जो है बहुत जबरदस्त तरीके से भड़क चुके थे। अब अलवर और भरतपुर रियासत के अंदर क्या थे? मेव मुसलमान थे, तो यहाँ पे भी दंगे भड़कने स्वाभाविक थे, ठीक है। अब देखिए, अलवर रियासत पर भारत सरकार की कार्रवाई। प्रशासन पर आरोप लगता है भारत सरकार को इस प्रकार की गंभीर शिकायतें मिली कि अलवर में दंगे भड़काने में स्वयं अलवर जो प्रशासन है यानी सरकार है उसमें जो उनका हाथ है, कि ये कहते हैं कि अलवर के शासक ने ही यहाँ पे दंगे भड़काए हैं, ठीक है।
7 फरवरी को कड़ी कार्रवाई होती है। इन शिकायतों के आधार पर भारत सरकार ने 7 फरवरी को निम्नलिखित बड़े कदम उठाए। क्या किया? अलवर के महाराजा को दिल्ली में नजरबंद कर दिया, अलवर के दीवान डॉक्टर एन बी खरे को भी दिल्ली में नजरबंद कर दिया, और भारत सरकार ने अलवर का पूरा प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। दंगे बढ़ गए थे तो आरोप लगे कि भाई इन्होंने भड़काए हैं, और इनके ऊपर आरोप ये भी थे अलवर के शासक और इन पे तेज सिंह जी थे, और इनके ऊपर ये भी आरोप थे कि इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के अंदर भी शामिल थे ये। तो यहाँ पे जो है ये बाद में इनके ऊपर ये भी आरोप लगे थे, ठीक है। तो इनको जो है पूरी तरीके से अलवर का प्रशासन तो हाथ में ले लिया और इनको नजरबंद कर दिया, एन बी खरे को भी वहां पे बुला दिया, ठीक है। ये चला है अभी तक प्रकरण, देख लो। मत्स्य संघ का गठन कैसे हुआ उसकी तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो भरतपुर रियासत की स्थिति और सत्ता का हस्तांतरण, कानून व्यवस्था की विफलता। भरतपुर में सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न विकट स्थिति को देखकर भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि वहां का प्रशासन राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सर्वथा विफल साबित हुई है। इससे पहले कि भारत सरकार इस संबंध में दमन या हस्तक्षेप का कोई कड़ा कदम उठाती, स्वयं वहां के महाराजा ने भरतपुर का पूरा प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया। क्या अलवर का तो प्रशासन लिया ही है, ठीक है, और अपना भी लेंगे, इससे पहले कि वो ले अपन खुद ही दे देते हैं। तो भरतपुर के शासक ने खुद आगे होकर भारत सरकार को पूरा का पूरा प्रशासन सौंप दिया कि भाई आप संभालो, स्थिति हमारे जो है कंट्रोल से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति हो गई है हमारी तरफ से। ले आप स्थिति क्या रहे, स्क्रीनशॉट लो आप। अब देखिए प्रथम चरण मत्स्य संघ, ठीक है। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को जो है गठित होता है। वैसे इसकी ऑफिशियल डेट जो है वो 17 मार्च है, लेकिन इसका उद्घाटन जो है थोड़ा सा डिले हुआ और उसके कारण जो है 18 मार्च 1948 को ये गठित होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी रियासतें याद रखना, ए बी सी और डी, ये ध्यान रखो, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अब आप कहोगे गुरुजी करौली को के से लिखा जाता है, अपने याद क्या रहे, यूं राखनो है, एबीसीडी याद रह जाए तो अपने करौली सी से कर लेते हैं इस क्लास के लिए, ठीक है। बाकी कहीं भी करौली लिखो के से लिख लेना, और ऐसे याद नहीं रहे तो ये मैप से याद रखो। ये देख लो राजस्थान के अंदर स्थिति कहां है, दिल्ली के पास पड़ रही है, ठीक है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 रियासतें मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण करती है, ठीक है। अब देखिए निमराना ठिकाना जो अलवर क्षेत्र के अंतर्गत आता था वो भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब गठन का कारण क्या था, अलवर और भरतपुर से मिली हुई धौलपुर और करौली की ये चारों रियासतें छोटी थी, ठीक है। चारों ही रियासतें कैसी थी, छोटी रियासतें थी, और इनका जो है इनको कहा कि एक संघ बना दो आप। ये भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व बनाए रखने के योग्य नहीं थी, अतः इन चारों ने मिलकर मत्स्य संघ बना लिया, ठीक है। हालांकि प्रयास किसके थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन साहब के प्रयास थे। इन्होंने कहा कि आप एक संघ बना लीजिए, और फिर एक यहाँ पे शर्त, ये भी बाद में इनको ये भी यहाँ पे शर्त रखी थी कि इस संघ को समय आने पे आसपास की बड़ी रियासत या तो राजस्थान के अंदर या यूपी के अंदर जो है मिलाया जा सकता है। तो इस पे इनको एग्री किया गया था, ठीक है। बहुत सारे दाव पेच चले थे उस समय, खूब दाव पेच चले थे, और उसके बाद में ये मत्स्य संघ जो है बनके तैयार हो गया था, ठीक है। मत्स्य संघ यहाँ पे बनकर तैयार हो गया था, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब देखो मत्स्य संघ से संबंधित मैं आप लोगों को और जानकारी देता हूं जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो प्रमुख पदाधिकारी और उद्घाटन यहाँ पे, अब यहाँ पे नरहरि विष्णु गौडगिल, एन.वी. गौडगिल, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया। उद्घाटनकर्ता कौन थे, भारत सरकार के मंत्री थे, नरहरि विष्णु गौडगिल थे। उद्घाटन की तिथि जो थी वो 17 मार्च 1948 थी, लेकिन एक्चुअल हुआ कब, 18 मार्च 1948 को हुआ है, ठीक है। राज प्रमुख किसे बनाया, महाराजा धौलपुर को उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया। उप राज प्रमुख किसे बनाया, महाराजा करौली गणेश पाल देव को बनाया है। उपराज प्रमुख किसे बनाया, गणेश पाल देव। ये प्रश्न अभी हाल ही में कुछ समय पहले पूछा था कि उपराज प्रमुख यहाँ पे किसको बनाया, तो गणेश पाल देव को, जो करौली के राजा थे, इनको बनाया। प्रधानमंत्री यहाँ पे शोभाराम कुमावत को बनाया, जो अलवर प्रजामंडल के नेता थे। कहाँ के थे, अलवर प्रजामंडल के नेता थे, इनको बनाया है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, एन.वी. गौडगिल का ध्यान रखना है। महाराजा धौलपुर को क्या बनाया है, राज प्रमुख बनाया। उप राज प्रमुख गणेश पाल देव करौली को, और प्रधानमंत्री बनाया शोभाराम कुमावत को। अब मंत्रिमंडल के अन्य जो सदस्य थे, अब ये जानकारी जो है ना, ये यहां तक जानकारी ये तो आप लोगों के दे रखी है 9th की किताब के अंदर, उसके आधार पे ये भी आगे 9th की किताब में। अब ये जो जानकारी है ये मैंने एक्स्ट्रा ली है, एक्स्ट्रा इसलिए ली है क्योंकि मत्स्य संघ से अक्सर ये जानकारियां पूछी जाती है। तो आप क्या ध्यान रखो कि मंत्रिमंडल के अन्य प्रमुख सदस्य कौन कौन थे। यहाँ पे, यहाँ जो मंत्रिमंडल बना है इसमें और सदस्य कौन कौन थे ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न एक बार बना है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। देखो
प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत के अलावा मंत्रिमंडल में कौन थे? तो जुगल किशोर चतुर्वेदी थे, जिन्हें राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू। गोपीलाल यादव थे भरतपुर से, डॉक्टर मंगल सिंह थे धौलपुर से, और चिरंजीव लाल शर्मा थे करौली से। ठीक है। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य और कौन थे? याद रखना, पूछेंगे, याद रख लेना अच्छी तरीके से। चिरंजीव लाल जी थे, डॉक्टर मंगल सिंह जी थे, गोपीलाल यादव जी थे, और जुगल किशोर चतुर्वेदी जी थे, और शोभाराम कुमावत तो है ही प्रधानमंत्री, और उनका ये मंत्रिमंडल पूरा पूरा। इनके अलावा और क्या चीज पूछे मत्स्य संघ में? तो सांख्यिकी आंकड़ा पूछे। बिम के ध्यान रखना, कुल क्षेत्रफल कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर था, यानी कि मील में पूछ ले तो 7,589 वर्ग मील। कुल जनसंख्या कितनी थी? 18.38 लाख जो है जनसंख्या थी। वार्षिक आय कितनी थी? 1.84 करोड़ इनकी वार्षिक आय थी पूरे मत्स्य संघ की। ठीक है, पूरे मत्स्य संघ की। के मुंशी ने जो है नाम सुझाया था यहाँ पे इनका, और इन्होंने ये नाम किस आधार पे दिया कि मत्स्य जनपद था पहले यहाँ पे, और राजा जो विराट थे उनका शासन रहा है, और इस कारण जो है यहाँ पे मत्स्य संघ इसका नाम दिया गया, इस क्षेत्र का नाम मत्स्य संघ दिया गया है। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, यह मत्स्य संघ पहला चरण है। ठीक, लीजिए भैया स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब अपने जो है व्यवस्थित तरीके से, और आज ही ऐसा करते हैं दूसरा चरण भी आज पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, क्या कल नहीं पढ़ेंगे दूसरा चरण भी? क्योंकि हाँ, ऐसा करते हैं, आज आप मत्स्य संघ तक याद रखो, क्योंकि देखो टुकड़ों में बांट के पढ़ना मेरे हिसाब से ठीक रहता है। और फिर जो है अपन कल वापस अपनी इतनी 40 मिनट की एक क्लास हो जाएगी, तो अपन जो है पूरा एकीकरण पढ़ लेंगे। मेरे पास में स्लाइड सारी बनी हुई है। ठीक है, सारी बनी हुई है। तो आज इतना याद कर लो, क्योंकि अपन ने जो है ट्रिक वगैरह वो या सारी पढ़ी है, वो याद करनी पड़ेगी आपको। फिर मत्स्य संघ वाली पूरी भूमिका पढ़ ली है। ठीक है, तो ये आज याद कर लीजिए, कल एकीकरण पूरा कर लेंगे अपन। कल एकीकरण दूसरे चरण से लगा के, और बाकी जितना मैटर दे रखा है वो कल अपन जो है एकीकरण कंप्लीट पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। अब देखो रीट प्री की जो तैयारी कर रहे हैं टावर, वो सब ध्यान देंगे कि रीट प्री की भी आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे रखी है। अलग अलग ज्वाइन करना चाहो तो भी है, सारी डिटेल लिखी हुई है, किसमें कितना टेस्ट है, किसकी क्या प्राइस है। देखो नॉर्मल से नॉर्मल जितनी कम हो सकती है उतनी कम प्राइस है। मान लीजिए इसमें 45 टेस्ट है, रेट क्या रखी? सिर्फ 51। सामान्य हिंदी के अंदर देखो 50 टेस्ट है, रेट क्या रखी? सिर्फ 51। जनरल इंग्लिश हो गई, सिर्फ 51 रुपए रेट है। ईवीएस, और यहाँ पे देखो 70 टेस्ट है, 65 रुपए। और इनमें भी फिर जब कॉम्बो में जाते हो तो और प्राइस कम हो जाती है। तो यूं हल्लो प्रयास नहीं हो सके, साथ साथ आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जब लड़ रहे हो अपने लिए, तो अपने जो है सारे जो हथियार तैयार रहने चाहिए। तो इसलिए जितने भी बंधु रीट प्री की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की कर रहे हैं, उनके लिए भी जो है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे रखी है, कॉम्बो पे विशेष छूट दे रखी है। ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करो। आरबीएससी के ऊपर तो आपको ऑफर का बता ही दिया है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।